हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं नीट जेईई क्लास 11 और क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए वेदर इट इज सीबीएसई बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड जो है फाउंडेशन बैचेस लेकर के आऊंगा। इसी रिस्पेक्ट में क्लास 12 की जो आप लोगों की फाउंडेशन बैचेस केमिस्ट्री की है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और फिजिक्स के लिए मैंने आपको डेट बता ही दी थी। आपकी केमिस्ट्री के लेक्चर में क्लास 12 वाले में 11th वाले के लिए भी बता देता हूँ कि 25 फरवरी से जो है मैं आप लोगों की फिजिक्स की बैचेस को स्टार्ट करूंगा। फिलहाल क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 11 बहुत ही ज्यादा क्रूशियल क्लास होती है, स्पेशली जो बच्चे सिर्फ नीट या जेईई के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो क्लास 11th का केमिस्ट्री या क्लास 12 का केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। वो सारी चीजें जो पहले से टच होकर के आते हैं, बट जो बच्चे अभी प्रिपरेशन करना सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हैं, जो इनिशियल फेसेस में हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। बहुत सारे बोर्ड्स का जो एग्जाम चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक 10th के एग्जाम्स के लिए भी कोई अपडेट नहीं दिया है। 12th का 26 अप्रैल से एग्जामिनेशन है, 10th का भी समथिंग 24 या 25 अप्रैल से एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है। मेरे पास पर्टिकुलरली इसका कोई न्यूज़ नहीं है, अगर आपको कहीं और से मिल जाए तो आप प्लीज ये मत कहिएगा कि सर ने जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे दी है। हाँ, 12th का इन्फॉर्मेशन मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है कि जो आप लोगों की एग्जाम है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होगी। तो 10th बोर्ड वाले जो है वो जैसे तैसे एग्जाम देंगे, उसके बाद में हो सकता है कोई भी लाइव सेशन मेरा ले रहा हूँ या हो सकता है कोई ये सेशन जो बाद में देखे, तो उन लोगों के लिए जो है ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी जो है हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 2 है। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के टाइम भी कहा था कि आपका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसे हम थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलेंगे हमारी क्लास में, बिकॉज वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, मैं उसको भी आप लोगों के लिए ले लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, उसे छोड़ेंगे नहीं। बट स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसी चीज के बारे में, तो वो हम लोग बात करेंगे एटम के बारे में। देखो, बेसिक क्लासेस हैं आज की, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तरीके से मैं आप लोगों को सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को। सॉरी, देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें किसी भी चीज के फॉर्मेशन के बारे में, तो केमिस्ट्री जो है वो अल्टीमेटली स्टार्ट होती है मैटर से। whether we are talking about chemistry or whether we are talking about matter, it is just going to be start with matter। कोई भी चीज हो कहां से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है आपके मैटर से। एक एक चीज मैं आपको मेंशन करते हुए चल रहा हूँ, एक एक चीज लिखते हुए चलेंगे, साथ में आप लोग भी लिखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में। तो एनीथिंग which occupy space and have definite mass or volume is known as matter। कोई भी वस्तु है ना, anything which occupies space and have definite mass or volume is known as matter। कोई भी चीज जो स्पेस कवर करती हो, जिसका अपना कोई डेफिनेट मास हो, वेट हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर जो है इसको अगर मैं कहीं पर भी रखूंगा, जैसे मैंने इसे अपनी हथेली के ऊपर रखा हुआ है, तो इसमें डेफिनेटली एक जो है एक स्पेस कवर किया हुआ है, प्लस इसका खुद का एक मास है। ये वाटर बॉटल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, बॉटल का स्ट्रक्चर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो ये वॉल्यूम है वाटर का, इसका अपना एक वॉल्यूम है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जितना भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग नोट करके आप लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसा नोट बना लीजिए और नोट करके लिख लीजिए, everything present in the universe, not only on the earth, in the universe, everything present in the universe is matter। पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज प्रेजेंट है वो सब क्या है, वो सब मैटर।
सारी की सारी चीजें जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सब क्या है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपकी मैटर है। चलिए, होप सो मैटर की डेफिनेशन आप सभी लोगों ने लिख ली होगी। थोड़ा सा हम लोग जो है ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं इस चीज के ऊपर बेसिक आप लोगों को बता रहा हूँ। चैप्टर का बेसिक है ये, इसीलिए एक बार आप सभी लोगों को इन चीजों से बिल्कुल फैमिलियर हम बस करवा रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें जो आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, ये मेन आप लोगों का चैप्टर जो है बस यहीं से स्टार्ट होगा। इसमें मैटर जानना बहुत जरूरी है, अगर आपको ये चैप्टर जानना है तो। इसी वजह से बस जो आपका मैटर है वो थोड़ा सा मैंने क्लियर किया है, बाकी होप्सफुल सारी चीजें आप लोगों की 10 से ऑलरेडी क्लियर होंगी। ओके, तो अगर हम लोग बात करें मैटर के टाइप्स के बारे में, तो टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो क्लास 12th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उस पर देख लीजिएगा। अभी हम लोग जो है इस चैप्टर के ओरिएंटेड बात करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों को जो है वो आगे आएगा 5th चैप्टर में, तो हम वहां इसे डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चैप्टर ओरिएंटेड बात करेंगे। मैटर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को मैटर बताया है। मैटर्स का जो हम लोग अगर मैटर का डिवीजन देखें तो मैटर जो है वो आपका मॉलिक्यूल में टूटता है। किसमें टूटता है? मॉलिक्यूल में टूटता है। और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस चीज में जाते हैं? ये जाते हैं आपके एटम्स में। देखिए ये यहाँ पर अल्टीमेटली हम अपने चैप्टर में आ गए। मैंने मैटर ऐसे ही नहीं बताया आप लोगों को, यहाँ पर हम जो है अपने चैप्टर में आ गए। पर सर मैटर तो आपने हम लोगों को क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट ये जो मॉलिक्यूल्स नाम की बला है, इससे तो आपने हमें फैमिलियर ही नहीं करवाया। बिना मॉलिक्यूल से फैमिलियर किए फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई और ये फाइनल स्टेज हो गई। सर फर्स्ट स्टेज तो आपने हमारी क्लियर कर दी, पर बीच वाली स्टेज में हमको लटका दिया और सीधे आप एटम्स के बारे में बात करने आ गए, तो कैसे चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, बीच वाली स्टेज हम आपकी नहीं छोड़ रहे। मॉलिक्यूल्स नॉर्मली देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को क्या कहा जाता है भैया? कि बहुत सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन को हम एक साथ क्या कहते हैं? तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल भी आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब करी ना बात गुरु जी आपने कि आप मॉलिक्यूल भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब हम लोगों को जो एटम समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर चार्ट है, मैटर, मॉलिक्यूल और एटम, तो जो एटम होगा वो आपका क्या होगा? बेसिक फंडामेंटल यूनिट। बेसिक फंडामेंटल यूनिट। बेसिक फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है कि ये जो है ये सबसे छोटी इकाई होगी मैटर की। बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर कर लो भैया, और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली कोई चीज होनी नहीं चाहिए। फाउंडेशन मैच है, क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे आपके टॉपिक्स। बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर होगी आपकी एटम। एटम क्या होगी? आपकी मैटर की बेसिक फंडामेंटल यूनिट होगी। बेसिक फंडामेंटल यूनिट होने का मतलब क्या है कि एटम के जो है बेसिक यूनिट, देखिए हम लोग बायोलॉजी में भी देखते हैं कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल। मतलब सेल का फर्दर डिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए उसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट यानी बेसिक यूनिट कहा जाता है। सेम उसी तरह से आपका जो एटम है उसका भी फर्दर डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी रेफर्ड एटम्स एज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? एटम का जो है वो इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, मेन हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही हमारा चैप्टर है। एटम से बाहर बात ही नहीं करेंगे, बात ही एटम के ऊपर करेंगे पूरी तरह से। ऑपरेशन कर देंगे, उधेड़ देंगे एटम को, टेंशन मत लो आप सब। एक साथ मेरे साथ में आप लोग एटम उधेड़ते चलो, बिल्कुल एक एक करके एटम की बैंड में जा देंगे। चलिए, तो एटम के बारे में बात हो गई भैया, समझ गए हम लोग सर एटम। अब तो एटम कहीं से भी पूछना, हमसे बोर्ड में पूछ ले, नीट में पूछ ले, जेई में पूछ ले, अगर एटम पूछ लिया या बेसिक यूनिट ऑफ मैटर पूछ लिया तो हम बता देंगे कि सर एटम होती है बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अच्छा, जब ये बेसिक यूनिट है इसका मतलब क्या है कि इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है ना। स्टार्टिंग में जब एटम थ्योरीज आई तब तकरीबन 150 सालों तक लोगों ने यही माना, अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स। एटम थ्योरी के आने के बाद तकरीबन 150 साल तक लोगों ने यही माना कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता है।
देयर इज नथिंग स्मॉलर देन एटम। कुछ नहीं होता एटम से छोटा, एटम जो है वो सबसे छोटा होता है। बट बाद में धीरे धीरे करके इस चैप्टर में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में इस चीज को आपको दे देता हूँ कि बाद में क्या पता चला कि एटम तो ठीक है, इसे हमने बेसिक यूनिट जो है वो कंसिडर किया है, बट कुछ जो होते हैं वो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। किसी भी एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये उसके अंदर की बात है। स्मॉलर, सबसे स्मॉलर डिवीजन सब्सटेंस का एटम ही होगा, इससे छोटी कोई यूनिट हम लोगों ने कंसिडर नहीं की है, बट इसके अंदर क्या होगा, इसकी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। एंड व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सो देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज होता है भैया, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वन इज प्रोटॉन, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यूट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली कैसा होगा भैया? न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ना ही ये किस तरह से चार्ज होगा, ना ही ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो एटम जो है वो बेसिक यूनिट होगी आपकी किसी भी मैटर की, प्लस जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे आपके? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये ठीक है? यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। डन गुरुजी, हो गया बिल्कुल क्लियर टॉपिक हमको। चलिए इस चैप्टर में फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता देता हूँ। वो चीज क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है ना। इस पूरे चैप्टर में मल्टीमीडिया इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में ही बात करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम चैप्टर में अल्टीमेटली बात किस बारे में करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक अगर आप लोगों के पास है तो एनसीईआरटी का बुक अपने साथ लेके बैठिएगा, और अगर एनसीईआरटी का बुक नहीं है, नवबोध, प्रबोध या जो भी आपके पास है वो आप लेके बैठिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा टॉपिक जो है वो मिंगल अप हो सकता है आप लोगों की बुक्स के हिसाब से, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। टॉपिक आप लोगों का एक भी नहीं छूटेगा। सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, समझाने के पर्सपेक्टिव से मैंने जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर दिया। सबसे पहले एटम के बारे में किसी ने बात की थी तो वो थे जॉन डाल्टन साहब। भैया जॉन डाल्टन, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल जो था आप लोगों का, वो सबसे पहले आया था। मतलब सबसे पहले अगर किसी ने एटम की डिस्कवरी की थी तो वो व्यक्ति कौन था? जॉन डाल्टन। और ये डिस्कवरी हुई कब थी? तो डिस्कवरी हुई थी 1802 से लेके 1808 के बीच। एक दिन का काम नहीं होता है ना भैया, सालों लग जाते हैं। तो 1802 से लेके 1808 तक डाल्टन ने क्या किया था? एटम के बारे में बताया था। डेट स्पेसिफिक नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो पहला जो एटॉमिक मॉडल है वो है डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ये पहला एटॉमिक मॉडल है 1802 से लेकर 1808। इसके बाद में जो दूसरा मॉडल निकल के आया हमारे पास में वो आया थॉमसन का मॉडल, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल कब आया? 1897 में। देखिए डिफरेंस, 1802 और 1897, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 95 इयर्स के बाद। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि 150 सालों तक तो लोग यही मानते रहे कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा मॉडल आने में, मतलब देखिए दूसरा मॉडल कब आएगा? जब एटॉमिक मॉडल जो डाल्टन का है वो फेल होगा। किसी भी चीज को रिप्लेस कब करेंगे? आपके पास ऑलरेडी पुराना फोन है। आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यूनिक उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो फिजूल खर्चा नहीं करते। कि आपके पास अगर कोई एक चीज है जो वर्किंग कंडीशन में, तो आप नई चीज क्यों लाएंगे? इसीलिए मतलब अप्रॉक्सीमेटली 95 इयर्स तक जो जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी एटम से रिलेटेड,
उसे ही कंसिडरेबल जो है वो माना जा रहा था। इसी वजह से इसको कब रिप्लेस किया, इसको थॉमसन की थ्योरी ने रिप्लेस किया कि नहीं इस थ्योरी में कुछ गड़बड़ है, और इसे थॉमसन मॉडल ने 1897 में मतलब अप्रोक्सीमेटली 95 इयर्स के बाद क्या किया, डिस्कार्ड किया। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स या थ्योरीज हैं उनका दौर बहुत ही तेजी से बढ़ा। इसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड, हमारा ये जो चैप्टर है हम रदरफोर्ड के मॉडल से ही स्टार्ट करेंगे। डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल है वो ना तो एग्जाम्स में पूछा जाता है, ना ही उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, वो जो है वो फर्स्ट चैप्टर में ही कवर होता है। तो मैं डाल्टन का एटॉमिक मॉडल जब आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से बता दूंगा, बाकी उसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि अब उसे पूछा नहीं जाता है। हाँ भैया, रदरफोर्ड का फॉइल एक्सपेरिमेंट, यहाँ से जो है हम हमारा इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी जो चैप्टर वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1911 में। मतलब देखो कितनी जल्दी, 11 साल ये और 3 साल ये, सिर्फ 14 साल में, इन जस्ट 14 ईयर्स थॉमसन के मॉडल को रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, डिस्कार्ड करवा दिया। अपना खुद का एक फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड के फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि रदरफोर्ड जो है वो एटम्स के ऊपर काम ही नहीं कर रहे थे। रदरफोर्ड जो रदरफोर्ड साहब हैं आपके, वो एटम्स के ऊपर काम ही नहीं कर रहे थे, गलती से काम हो गया। ये काम कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के ऊपर, और वो काम करते करते कहाँ पहुंचे, मतलब जाना था जापान भाई साहब को, भाई साहब पहुंच गए चीन। जा तो रहे थे वेव्स के ऊपर, वेव्स की 12 बजा रहे थे, पर 12 बजाते बजाते पहुंच कहाँ गए, एटम्स पे पहुंच। जो भी हुआ अल्टीमेटली रदरफोर्ड का फायदा ही हुआ है ना, एक नई डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी। नेक्स्ट अगर डिस्कवरी के बारे में बात करें कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसे भी हम लोगों ने क्या किया, डिस्कार्ड किया। एंड रदरफोर्ड के मॉडल को तो ज्यादा चलने ही नहीं दिया गया। क्यों? जब नील बोहर का बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया। बोहर्स एटॉमिक मॉडल भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान बोल सकते हो आप इसको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे कम त्रुटियों वाला। गलतियां इसमें भी हैं एटॉमिक मॉडल, पर सबसे कम गलतियों वाला जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल 1912, मतलब रदरफोर्ड के फॉइल एक्सपेरिमेंट के जस्ट 1 साल बाद नील बोहर ने क्या किया, फॉइल एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया एंड ही विल डिजाइन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अगेन दिस इज एन वेरी मच इंपॉर्टेंट मॉडल। अच्छा सर आपने अभी तक जितने भी मॉडल बताए सब में यही कहा है इसे डिस्कार्ड कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है इसके इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी एट लास्ट इस मॉडल को क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। मतलब डाल्टन का मॉडल आया, डिस्कार्ड कर दिया, थॉमसन का मॉडल आया, डिस्कार्ड कर दिया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, डिस्कार्ड कर दिया, और बोहर का मॉडल आया तो डिस्कार्ड कर दिया। तो सर अल्टीमेटली हम लोगों ने रखा क्या है, आज हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, आज हम अल्टीमेटली फॉलो क्या कर रहे हैं। तो भैया आप सभी लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए सर आपको बता दें कि अब जो फॉलो किया जाता है वो किया जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अभी जो वाइडली एक्सेप्टेड आप लोगों का मॉडल है वो है क्वांटम एटॉमिकल मॉडल। तो देखिए ये सारी थ्योरीज आपको बतानी था, कारण में बता देता हूँ, मैं आप लोगों को टॉपिक से डाइवर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। दरअसल ये बेसिक फाउंडेशन बैच है आप लोगों का, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये उन लोगों के हिसाब से भी हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी हैं, प्लस उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने अल्टीमेटली इसको इतने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। देखिए इस चैप्टर इसको यहाँ से लिखने का मतलब ये है कि इस चैप्टर को मैं स्टार्ट आप लोगों का करूंगा रदरफोर्ड के मॉडल्स। यहाँ से जो होगा वो आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, रदरफोर्ड के मॉडल के बेनिफिट्स क्या थे, क्यों रदरफोर्ड के मॉडल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उसके बाद में रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशंस हम लोग देख लेंगे और रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कार्ड क्यों किया गया, देखो लिमिटेशन से तो डिस्कार्ड किया जाएगा। उसके बाद में फिर हमारा जो चैप्टर है वो प्रोग्रेस करेगा, यहाँ पे चैप्टर प्रोग्रेस करेगा, यहाँ चैप्टर क्या होगा आपका प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेस में हम लोग क्या देखेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल को लात मार के अगर अल्टीमेटली नील बोहर का इतना स्टेबल मॉडल आया तो आया कैसे। केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, एटम के तकरीबन 80 से 85% कॉन्सेप्ट्स को नील बोहर के इस मॉडल ने खत्म कर दिया इन द सेंस क्लियर कर दिया पूरी तरह से, कोई डाउट ही नहीं बचा
80 to 85%, मतलब ये इतना ज्यादा स्टेबल मॉडल नील बोहर का जो था वो था। और लास्ट में जब हम आएंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर, तब हम कर देंगे इस चैप्टर का एंड। यानी मेन जो आपका चैप्टर सराउंड करेगा वो सराउंड करेगा इन 3 मॉडल्स पर। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर को थोड़ा सा भी मिस किया, थोड़ा सा या एक आधी कॉन्सेप्ट भी जो है वो आपका मिस हो गया, तो एक चीज कंफर्म है, 11th के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक, 10 तो ज्यादा हो जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सच कह रहे हैं, डरा नहीं रहे, आपको बिल्कुल सच बात बता रहे हैं कि अगर आपने एटम छोड़ दिया, क्योंकि देखिए नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिसिटी एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, एटम्स ही नहीं पता तो एलिमेंट्स कैसे पता करोगे, नहीं कर पाओगे। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एटम्स के बीच में हो रही है, अब एटम ही नहीं पता तो बॉन्डिंग कैसे समझेंगे, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर, भैया मैटर है, अभी बताया मैंने एटम स्टार्ट करने से पहले कि मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो तो एटम है, तो भैया बेसिक यूनिट ही नहीं पता तो मैटर कैसे समझेंगे। थर्मोडायनेमिक्स डोमेन के ऊपर बात करेगा, मैक्रोस्कोपिक हो माइक्रोस्कोपिक हो, एटम का काम है कि नहीं। पीरियोडिसिटी समझ नहीं आया, एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं आएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं आया तो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आया, और पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आया तो बचा गया केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं बचा भैया, 11th का केमिस्ट्री खत्म हो गया पूरा। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं और आराम से क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। विद दिस नोट 11th के चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट क्लास जो है मैं यहीं पर बंद कर रहा हूं। फिजिक्स के लिए 25 फरवरी का डेट आप लोग बकायदा ध्यान रखिए। जो भी आपके फ्रेंड्स नीट जेईई की तैयारियां कर रहे हैं जो 11th या 12th क्लास में, उन लोगों तक ये क्लास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी जो है वो बेनिफिट हो। विद दिस नोट मुझे युवराज सिंह ठाकुर को दीजिए इजाजत। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। भैया वैक्सीनेशन स्टार्ट है, whether you are from the age of 15 to 18 years, 18 से 18 साल की उम्र वालों के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट है। वैक्सीनेशन लगवाइए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का जो है वो परिचय दीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।